नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर आरएसएन सिंह सर। और आरएसएन सिंह सर का हमेशा एक जो देखने का नज़रिया होता है, बहुत अलग होता है, बहुत इन डेप्थ, एक्यूरेट, आर्टिकुलेट होता है। क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं, वो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। सर और मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि भई आगे आने वाले समय में अभी क्या होने वाला है। तो सर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली कि चाइना जिसके दम पर, जिससे हथियार लेकर, जिससे पैसे लेकर इन्होंने पहलगाम किया या पीछे भी बहुत सारी हरकतें करते रहे, पहलगाम हैज़ गॉट हाइलाइटेड। इन्होंने अब वही चाइना पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है अब। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। गायत्री जी, आपके और आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं ये अपनी बातचीत छोटा रखूंगा और वो चीजों को मैं नहीं कवर करने वाला हूं जो कि पिछले कुछ दिनों में आपने भी कई प्लेटफॉर्म्स पे इस पे डिस्कशन किया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, 6 तारीख पहलगाम में क्या हुआ, 6 तारीख की रात को क्या हुआ, 7 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ विशेष पहलू जो हैं ये पाकिस्तान को लेकर और पोस्ट पोस्ट जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, खास करके 10 मई के बाद, मैं उस पर आप लोगों का आपका तवज्जो चाहूँगा। और ये देखिए, ये एक डॉक्टर कैसर बेंगोली है, वेरी एमिनेंट स्कॉलर। मैं उनको एक सेमिनार में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को पहचान ही नहीं पा रहे। जो पाकिस्तान उन्होंने 72 में देखा था, वो पाकिस्तान अब नहीं रह गया है। और उन्होंने कहा कि जो 2 मुख्य खिड़कियाँ जो हैं, 2 मेजर विंडोज़, कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, वो 2 विंडोज़ क्लोज़ हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो पहला विंडो है इकोनॉमिक विंडो। उन्होंने कहा कि हालात ये हो गया है साहब, कि हर एक फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही चुनौती है कि वो कहाँ से लोन लाए कि ताकि वो पिछला लोन वो पे कर सके। और दूसरा उन्होंने कहा कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है, स्टेट बैंक, ये इंश्योरेंस सेक्टर, सब कुछ, पोर्ट जो ये, मतलब बाहर बाहर की ताकतें उसको, ये तो यू हैव लॉस्ट योर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आल्सो। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा सिक्योरिटी विंडो भी जो है वो भी बदल गया है, वो सॉरी, वो भी बंद हो चुका है। ये सिक्योरिटी विंडो बहुत साल तक खुला था, जब तक कोल्ड वॉर था। तो जो 75 साल में से 60 साल जो थे उनमें, वो सिक्योरिटी तो उन्होंने कोल्ड वॉर को लेके जो सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स था, उसको खूब कैश किया। और अब पाकिस्तान का जो क्रिएशन था वो भी इसी के लिए किया गया था। तो उन्होंने उस पर कहा कि भाई जिसने भी डॉलर दिया, आपने कहा कि वो ग्रीन एनवेलप में डॉलर दिया, तो आपने कहा ठीक है, हम जिहादी तैयार कर लेंगे। आप मतलब जो भी यू आर विलिंग टू पे एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उन्होंने अपने सर्विसेज जो है वो डॉलर्स को के एवज में उन्होंने दिए। अब अब वो सूरत बदल गई है। सूरत आज ये है, जियोपॉलिटिकल हालात ये है कि आज द अमेरिकन आर नॉट अगेंस्ट रशिया, स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो यूक्रेन का युद्ध छोड़ दीजिए। वरना उस तरह की जो जो वो था ना, वो दैट फियर्स फियर्स राइवलरी और क्लैश, वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि भैया ये पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका को नहीं है, अमेरिकन को तो है ही नहीं, किसी को नहीं है, सऊदीज को नहीं, किसी को नहीं है। हु नीड्स एक्सेप्ट फॉर चाइना। आज किसको जरूरत है पाकिस्तान की? और उन्होंने कहा कि देखिए, ये पूरा जो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, वो बदल चुका है। आप लोग सबको तो ये मालूम है ना कि एक उन्होंने शुरू किया था पिवट ऑफ एशिया। पिवट ऑफ एशिया क्या था कि अब वेस्ट एशिया से जो एशिया का जो पिवट है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में वो आ गया।
उसके तहत फिर ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फिर अकॉर्डिंगली अमेरिकन कमांड्स वर रीस्ट्रक्चर्ड और उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और उसके बाद से आपने देखा ये क्वाड्स है और ये वहाँ पाकिस्तान का क्या रोल है? एक्सेप्ट एज़ अ देयर देयर मे बी समथिंग ऑफ बेनिफिट टू चाइना कि भाई और तो कुछ नहीं कर सकते तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ ताकि हम गल्फ रीजन में घुस जाएं पाकिस्तान के थ्रू। हालात बहुत बुरे हैं, यू कैन ब्लैकमेल इकोनॉमिकली। एक हालात इकोनॉमिकली खराब है पाकिस्तान के, उसका फायदा चीन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और वो जानता है कि भारत का कार्ड खेलो इंडिया कार्ड, तो वो एक्चुअली नॉट इंडिया कार्ड, इट इज एंटी हिंदू कार्ड। वो खेलो तो काम चलता रहेगा इसका। अब वो एंटी हिंदू कार्ड के तहत उन्होंने मतलब वो जैसे मोहम्मद ये जितने ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिद मतलब जितने भी हैं उसको the Chinese जो है they kept them propped up by giving them support from within and supporting them on international platforms। ये कारण था। अब ये सारी चीजें का ये क्या हुआ कि अ, अ, अब ये चाइना के लिए बस यही मतलब है, चाइना के लिए बस सिर्फ पाकिस्तान का एक ही मकसद है, दैट इज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। It is don't call it economic corridor. It is a strategic thrust from China towards the Arabian Sea, the Persian Gulf region। अब ये कौन टॉलरेट करेगा? जो आपके अमेरिकन अमेरिकन पेट्रन्स थे वही नहीं टॉलरेट करेंगे। जो मुसलमान जो किसी जमाने में सऊदी अरेबिया आपका बहुत बड़ा बेनिफैक्टर बना हुआ था और बाकी गल्फ कंट्रीज थे वही नहीं टॉलरेट करेंगे इसको कि तुम यहाँ चाइनीज को क्यों घुसा के ले आए। तो ये हकीकत है। और इसके कारण क्या हुआ है मैडम कि जो पूरा जो पश्चिमी हिस्सा है, हाफ द कंट्री, मतलब पाकिस्तान की हाफ द कंट्री जो है वो इट इज रेजिंग अगेंस्ट द सेंटर। सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है। आधी कंट्री में बलूचिस्तान पे तो बिल्कुल उन्होंने मतलब कोई कोई नियंत्रण के बाहर है, ये कर लिया। अब है क्या कि ये 7 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स वहां पे वो छोड़ के गए थे अमेरिकन जो थे। और उनके पास हथियार की कोई कमी नहीं है और ना उनको उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की कोई कमी है। आपको सब मालूम है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया की बहुत सारी ताकतें हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को से या दिस चाइनीज थ्रस्ट टू थ्रू अरेबिया टू पर्शियन गल्फ उससे बहुत चिंतित है। तो ये तो वेस्टर्न हाफ आधा जो वेस्टर्न हाफ है पाकिस्तान का वो तो बिल्कुल अलग है। वो तो सेंटर के बिल्कुल खिलाफ मतलब इस्लामाबाद के खिलाफ है ही। और मैडम जो ईस्टर्न हाफ जो था उसको हमने ठोक दिया। तो इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप देखिएगा कैसे अनफोल्ड करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। जब आपने जिहादी मतलब उनके इंस्ट्रूमेंट्स पर इतनी तबाही मचाई है, उनके मिलिट्री पर इतनी तबाही मचाई है, तो कौन किसको संभालेगा? तो आप देखिए अभी ईस्टर्न हाफ को क्या होने वाला है। क्या है मैडम कि एक यूएस को कभी पाकिस्तान के इस्लाम की जरूरत थी, ब्रिटिश को भी थी। तो वो इस्लाम के नाम पर क्योंकि उनको उनको एक फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो बनाना था। तो आपको मालूम है फिर उसी तहत पाकिस्तान बनाया गया। और
इस षड्यंत्र में आपको मालूम है सारे हमारे लोग शामिल थे, हमारे भी लीडर्स शामिल थे और ये सारा कुछ ये टेबल पे नेगोशिएट हुआ था कि हमको ये इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि हमको ये एरिया चाहिए, हमको मतलब डूरेड लाइन का नीचे का इलाका और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इलाका हमको चाहिए अगेंस्ट द सोवियत थ्रेट, जो कभी रशियन के ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट टुक द कलर ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। तो एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म के लिए हमको चाहिए था ये, तो इसलिए पाकिस्तान बना, ठीक है। अब 80s आते-आते particularly the year 79 it became Islam versus communism। जब सोवियत फोर्सेस ने इन्वेड किया तो उन्होंने अ, ये इस्लामी जो जिहादी जो वॉर मशीन है उसको आपको मालूम है ऐसे तो कि उसको तैयार किया। तो अब हालत ये है आज कि इस्लाम के नाम पर बनाया, इस्लाम का कार्ड खेला, जिहादी मशीन बनाया और आज क्या हालत है गायत्री जी पाकिस्तान की? इस्लामिक वर्ड तो छोड़ दीजिए, अफ़गानिस्तान भी उनके ब्रांड ऑफ इस्लाम को धिक्कारता है। इट रिजेक्ट्स द सबकॉन्टिनेंट वैरायटी ऑफ इस्लाम और मैं सबकॉन्टिनेंट वैरायटी ऑफ इस्लाम जो कह रहा हूँ, द इस्लाम दैट प्रिवेल्स इन वेस्ट पंजाब इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश, ये है सब कॉन्टिनेंटल वैरायटी ऑफ इस्लाम और इसको आप जोड़ के देखिए, ठीक है। तो इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को बाकी बलोचिस डोंट सपोर्ट दिस ब्रांड ऑफ इस्लाम, मैंने इसीलिए उनका नाम नहीं लिया। पश्तून्स डोंट सपोर्ट दिस ब्रांड ऑफ इस्लाम। आपको एक और बात बता दूं, मैं कभी नहीं किया उन्होंने, विच वॉज दैट ईयर 1832 और समथिंग, जब ये सैयद अहमद बरेलवी, जब उसने बालाकोट में अपना बेस बन, पहले तो वो आया वहां सऊदी अरेबिया से, मक्का मदीना से ढेर सारा दिमाग खराब करके, और वो सीधे आया पटना, पटना से उसने वहाबियों का एक वो बनाया एंड देन ही वेंट टू बालाकोट में उसने बेस बनाया था। और बालाकोट में बेस बनाकर उसने वहां से फिर महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ उसने जिहाद का ऐलान किया और जंग चली, मारे गए, उसका भी सर कलम हुआ और उसके बाद ये कहने लगे कि हम इसलिए हमको सफलता नहीं मिली क्योंकि हमको पश्तून्स ने, जो बालाकोट के इन एंड अराउंड जो पश्तून रहने वाले हैं, उन्होंने हमको धोखा दे दिया। और वो 1832 के जो लोग थे, कई जो बचे हुए थे, दैट मूवमेंट एक्चुअली डिडंट डाई डाउन, इट सस्टेन्ड टिल 1857। तो ये ये जो सब कॉन्टिनेंटल वैरायटी ऑफ इस्लाम जहां हमारे यहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, बांग्लादेश और द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यहीं पे ये पनपता है। आइडियोलॉजिकल सेंटर्स आर इन वेरी मच इन इंडिया, जैसे आपका ये देवबंद में है और सभी सभी जगह है। और इस इस्लाम को एंडोर्स करने वाले बहुत थे, आपके नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, ये सभी लोग, ये आपका वो मदरसा छाप जो था आपका मौलाना आजाद, ये सब उसी उसके थे, अलीगढ़ वाले, ऑल द सेम ये ब्रांड ऑफ इस्लाम। तो अब हालात क्या हो गई कि इस्लाम के नाम पर ये बहुत चौड़े हो रहे थे कि दुनिया में पहला कंट्री जो इस्लाम के नाम पर बना है, वो आसिफ मुनीर ने भी इस बात की। आज उसके इस्लाम
को लोग उसको इतनी नीची निगाह से डिस्डेनफुल आईज़ से देखते हैं। वो कहते हैं पंजाबियों को ये पश्तून कि यार तुम तो हमारी पैदाइश हो और तुम कहाँ का इस्लाम का ठेका उठा लिया तुमने। दिस इज़ व्हाट हैपेंड और एक ज़माना था बाकी दो मैंने बोला ना बाकी दुनिया को तो छोड़ दो अफ़गानिस्तान भी इनको मतलब इनके डिसडेटफुल एटीट्यूड देखता है रिलीजियस एटीट्यूड। तो अब देखिए मैडम क्या हुआ कि पाकिस्तान ढूँढने चला था अफ़गानिस्तान में स्ट्रैटेजिक डेप्थ। इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था, ये पश्तून है, ये बेदम मूर्ख लोग हैं, ये तो जंगली हैं, ट्राइबल हैं, हम है ना अंग्रेजी बोलने वाले, टाई पहनते हैं, ठीक है? कोट टाई पहनते हैं, हमारे बच्चे जो है वो उम, अ, ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ते हैं। हमारे जैसे मतलब हमारी महिलाएँ जो है हीरा रब्बानी खार की तरह होती हैं, फैशन दैट वाज़ द सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे हैड। और उन्होंने कहा ये जो ये तालिबान वगैरह यू कैन यूज़ देम एज़ कैनन फॉडर। इनको क्या है? इनको इनको ज़िंदगी में इन्होंने कौन-सा ये वेस्टर्न एजुकेशन और ये वो। तो एज़ अ रिज़ल्ट व्हाट हैज़ हैपेंड कि देयर वाज़ नोबडी, नो सेगमेंट इन इन अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का मुरीद हो। ये चाहते थे कि मुरीद है कि हमें आपको जगह दिया, हमने आपको बचा के रखा। उन्होंने कहा नहीं, तुमने सब अपने स्वार्थ के लिए किया था। तो ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते थे और आज देखिए क्या हुआ कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ के चक्कर में आधा पाकिस्तान ये खो बैठे हैं और उल्टा अफ़गानिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो बढ़ गया है। तो पहले क्या होता था मैडम कि जो अमेरिका से इनको जो वो फ्रंट एज़ अ फ्रंट लाइन स्टेट जो भी इनको सपोर्ट मिलता था, मॉनेटरी सपोर्ट अदरवाइज़ तो उस सपोर्ट का ये क्या करते थे कि 1/4 हिस्सा तो चलो अमेरिकन इम्पेरेटिव्स पे खर्च करते थे ये। 3/4 ये भारत के खिलाफ यूज़ करते थे और उसी पैसे से ये पालते थे ये जितने जिहादी तंज़ीमें जो हैं। तो ये 1/4 3/4 का मामला था, वो अब नहीं है। नाउ मनी इज़ नॉट कमिंग। अब हुआ क्या कि देखिए हम जो बात कर रहे थे चाइना फैक्टर की, तो एक ज़माना था कि कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन और चाइना बिल्कुल साथ थे। फिर आपको तो इतिहास मालूम है, माओ जो है वो कैसे अलग हो गए धीरे-धीरे और वो सोवियत ब्रांड ऑफ कम्युनिज़्म और उसमें कैसे ये हुआ। जब ये दोनों अलग हुए तो आपका भी सीपीआई और सीपीएम जो है वो यहाँ पर स्प्लिट कर गया, ठीक है? और अ, आप इसका अंदाज़ा लगाओ कि इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोल्ड वॉर पाकिस्तान जो है इट रीच्ड आउट टू चाइना। लोग कहते हैं ना कि अ चाइना वॉर के पहले फ्यू मंथ्स बिफोर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट स्वर्ण सिंह के नीचे एक डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान और वहाँ पर उस डेलीगेशन के जब वो वहाँ पे थी उसी समय एक चाइनीज़ डेलीगेशन आई थी और उन्होंने ये ये सक्षम वैली वगैरह का डील बिल्कुल साइन कर लिया था आपस में। मतलब शॉर्ट ऑफ साइनिंग डील वो किया था, ठीक है? तो वो सक्षम वैली का हो गया था। अब ये इनको ये पहले से तय था कि चाइना अक्साई चीन लेगा और फिर सक्षम वैली के थ्रू जो है वो एक्सेस बनाएगा एक रोड एक्सेस। ये 1962 वॉर के पहले ये हो चुका था। ये अ, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान it reached out to China, something unthinkable during the Cold War years.
और अमेरिकन्स वो कुछ बोले नहीं है, उन्होंने कहा वो क्यूबन क्राइसिस वगैरह चल रहा था और कई चीज़ों में वो बहुत प्रीऑक्यूपाइड थे, उसका फ़ायदा उठाया। अब हुआ क्या कि ये मामला चलता रहा 65 में 1965 वॉर में द अमेरिकन्स प्रोहिबिटेड चाइना कि आप हमारे इस हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे और ये हकीकत है। दूसरा आपने देखा कि 71 आते-आते हेनरी किसिंजर ने कहा कि भाई हमको चाइना से निक्सन वाज़ द प्रेसिडेंट उनको उन्होंने उन पर इम्प्रेस किया कि ये ये स्ट्रैटेजिक विज़डम यही कहता है कि वी शुड रीच आउट टू वी शुड रीच आउट टू चाइना। अब कैसे रीच आउट करें? तो दुनिया में उनको एक ही मुल्क दिखा जो कि ये फैसिलिटेटर का काम कर सकता था और वो था पाकिस्तान। तो उन्होंने याह्या खान की सर्विसेज़ ली एंड याह्या खान वाज़ द वन हू ब्रॉट पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर। तो जब 71 आते-आते जब युद्ध के जैसे हालात बन रहे थे, तो याह्या खान को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जस्ट वन तो याह्या खान को ये था कि मैं तो बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर बन गया हूँ। आई एम इंडिस्पेंसेबल टू द अमेरिकन्स। मैंने तो इतना बड़ा काम है, सचमुच काम वो बहुत बड़ा था। और ये हिंदुस्तान हमारे लिए मतलब ये कोई इनका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है वर्ल्ड एरेना में एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को साथ लाया और साथ लाने के बाद आज स्थिति ये पहुँच गई कि आप चाइना ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, पैसा भी देंगे, आपको हथियार भी देंगे, हमको ये चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए। और आपको मालूम है कि उसके बाद ये काम शुरू हो गया, उस समय $60 बिलियन था, उसका जो आउटले जो था अभी पता नहीं कि कितना है। तो ये चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस जो दोनों का था, आप बताओ मैडम इसको कौन टॉलरेट करेगा? पर्शियन गल्फ जो है, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस का रीजन है। वहाँ अगर कोई भी एक दूसरा पावर आ जाता है, पर्टिकुलरली द चाइनीज़, वो पूरा गल्फ रीजन का जो इकोनॉमी जो है, दैट गेट्स इम्पैक्टेड। और आपको मालूम है वहाँ पर अमेरिकन्स हैव सो मेनी बेसेस यू यूएई, कतर में कतर में तो उनका बहुत बड़ा बेस है, सऊदी अरेबिया में। देन द इज़राइली फैक्टर, देन द इरानियन फैक्टर। तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे बलूचिस्तान को तोड़ना भी पड़े, चाहे पाकिस्तान को बर्बाद भी करना पड़े, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विल नॉट बी अलाउड टू मटेरियलाइज। तो वही उसके गले की हड्डी हो गई। ठीक है। अब हम आते हैं मैडम, आपको तो मालूम है ये न्यूक्लियर उस पे बहुत बातें हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो
क्या हो गया ऐसा कि कुछ तो बदला होगा ना, कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और क्या ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान केवल भारत को कर रहा है? लोगों को याद रखना चाहिए कि ऑल थ्रू फ्रॉम 79 टिल 1988-89 ये यूएस वाज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल बाय पाकिस्तान। जब वो अपना डेवलप कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन, और उधर अफगानिस्तान में वो चल रही थी वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और वो एज आई सेड कि पूरा जिहादी मशीन पाकिस्तान ने तैयार किया था। अमेरिकन इतने ज्यादा, मतलब क्या मैं कहूँ, वो नॉट बिहोल्डन इज नॉट द वर्ड, बट इतने मजबूर थे, ऐसी उनकी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थी कि वो खून का घूंट पी पी के रह गए। उनको सब मालूम था कि कैसे न्यूक्लियर स्मगलिंग हो रहा है, हाउ द पाकिस्तानीज आर स्टीलिंग nuclear technology blueprints from rest of the world, सब the Americans knew it। बट मैंने कहा ना, वो खून की घूंट पी पी के वो रह रहे थे। अंत में यहाँ तक हुआ कि जो चाइनीज एम्बेसडर, जो अमेरिकन एम्बेसडर था वहां उस समय, उसने और हेनरी किसिंजर, उसने जाके उसने दिखाया जियाउल हक को कि डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, दिस इज व्हाट योर बॉम्ब लुक्स लाइक। इन्होंने वो बॉम्ब वहां लॉकनोर में उसका टेस्ट भी करवाया था, सब मालूम था अमेरिकन को। लेकिन वही वो खून की घूंट पी के वो रह गए। तो वो ब्लैकमेल हो रहे थे, ऐसी मजबूरी थी। जियाउल हक ने जियाउल हक था तो सीआईए का आदमी, लेकिन वो एक था अंदर का बहुत बड़ा जिहादी। उसका भी बाप एक क्लेरिक था, ये हालांकि सेंट स्टीफेंस वगैरह में गया था, लेकिन बाप तो उसका क्लेरिक था आर्मी में, जैसे मुनीर का बाप है। सो दैट टू टू मेनी सिमिलैरिटीज। तो ये जब ये खत्म हुआ, ये वॉर वॉर इन अफगानिस्तान अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो पहला चीज अमेरिकन ने कहा कि जियाउल हक को उड़ा दिया लेके। हवा में भाई साहब उड़ गए। इन टर्न दे हैड टू सैक्रिफाइस देयर एम्बेसडर आल्सो। लेकिन इतना खतरनाक था ये, मतलब ये दे वर सो कंसर्न, सो एक्यूटली कंसर्न। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, ये आदमी को जल्दी से जल्दी उसको इसको बाय बाय बोलो। उसको बाय बाय बोल दिया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप बताइए कि जब इतना कंसर्न था, तो वो क्या कंसर्न कम हो गया है क्या? वो कंसर्न कम तो हुआ नहीं होगा। तो एक हमको तो वो न्यूक्लियर वो करके व्हाट दे वुड डू इज कि उनको कहते थे कि ओके, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम। तो एक एंड में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, दूसरे एंड में इंडिया का कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी है। सो दिस निगेट्स दिस, पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी निगेट्स और न्यूट्रलाइजेस इंडिया कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। अब इस इंटरवीनिंग उसमें आप कुछ भी करते रहो, बम फोड़ते रहो, 26/11 कर दो, कारगिल कर दो, पुलवामा कर दो, पहलगांव कर दो, कुछ भी कर दो। और हमारे यहाँ आपको डराने वाले लोग बहुत थे। अरे अरे अरे, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर का मामला आखिर टेबल पर तो बैठना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है भाई। कल भी मैं किसी टेलीविजन डिबेट पे था, कोई डिप्लोमेट थे, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे। एक एयरबस माई एक एक्स वाइस चीफ था एयरफोर्स का, मुझे जानते हैं, ही वाज वेरी क्लोज टू द कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट। वो भी डरा रहे थे इस चीज को लेके। तो अमेरिकन भी परेशान थे इससे, जितना हम परेशान हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। सो व्हाट इज द डिफरेंस, आई आस्क, बिटवीन
No, you tell me, how is Pakistan's nuclear weapon less dangerous than Iranian nuclear weapons? तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो दुनिया की बहुत सारी ताकतें wanted to get Pakistan rid of the nuclear weapons. It was not only India. ठीक है, अब इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अ, अब होता क्या है कि 2001 में ये सारा कुछ इक्वेशन बदल गया। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ, उसके पहले वो आए, आर्मिटेज आया, इनको गाली दी, इनको लिटरली गाली दिया आर्मिटेज ने आके, जब वो बोला था कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस था। और ये डरपोक कायर इस्लामिक पाकिस्तान ने तालिबान के एक वर्ग को इसने बिल्कुल अबैंडन कर दिया। उनका उनका उनके बारे में खुफिया जानकारी देते थे, अमेरिकन को टारगेट एक्वायर करने में मदद करते थे। इन तालिबानियों को उन्होंने ड्रोन करवाया अमेरिकन से, ठीक है। अब वो वही आगे चल के तहरीके तालिबान पाकिस्तान बन गए। तो ये देखिए क्या है कि अब वो कहते हैं कि भैया ये तो ये कौन सा ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके तुम चल रहे हो। अब जो मुनीर साहब ने जो ये सॉरी, ये मुनीर ने जो सिविलाइजेशनल अपनी थ्योरी जो बताई मैडम, ये मैंने बोला ना, ये पंजाबी इस्लाम है। ये पंजाबी इस्लाम के का थ्योरी अपना बता रहा है, विच इज वेरी डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम बलोच इस्लाम या सिंधी इस्लाम, और यू कैन से वेरी अफगान इस्लाम। यस, इट इज वेरी क्लोज टू, इट इज वेरी क्लोज टू। अगर इसका सिविलाइजेशनल जो बात कर रहा है ना, वो माइंडसेट की, ये माइंडसेट का ये है, वो माइंडसेट आपको शेयर करते हैं यूपी के मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बिहार के मुसलमान, ठीक है। यहीं के मुसलमानों ने जाके कश्मीर में भी ये उनके पूरे इन्होंने वहां पर ये डर्ट फैलाया, वहां पे जिहादी डर्ट, ठीक है ना। ये उनके साथ ये वो इट रेजोनेट्स विद दैट। तो ये जो हमारे चाहे और लार्जर पर्सपेक्टिव में आप बोलो तो जैसा मैंने कहा कि वो जो पंजाबी इस्लाम की जो बात कर रहा है ना मुनीर, वो रेजोनेट्स विद द इंडियन इस्लाम एंड बांग्लादेशी इस्लाम, उसकी उसकी वो बात कर रहा है। तो अगर आप गायत्री जी, अगर आप एक्चुअली आप अगर अ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर एक साथ ट्रीट करें, you know where does the fault line of Islam lies? Almost three-fourths Pakistan is in a different Islamic mold, and one-fourth of Pakistan combined with India and Bangladesh is another, is in another mold. ये है फॉल्ट लाइन। अब ये मैं इसलिए ये जो इस्लामिक फॉल्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाए कि जो मैं बार बार कहता हूँ, ये अंदर का पाकिस्तान भी उतना ही खतरनाक। जो बाकी तीन चौथाई जो बाकी तीन चौथाई का जो मैंने कहा पाकिस्तान का, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और उधर उधर और आप अगर वेस्ट चले जाए तो वो सब बड़े रिलीव्ड कि अच्छा ठोका, अच्छा किया इनको ठोका। वो सब इनको पंजाबी प्रिज्म से देख रहे हैं। लेकिन
क्या हमारे यहाँ भी जो फॉल्ट लाइन के इधर वाले जो हैं, क्या वो भी ऐसा सोच रहे हैं? सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट। महबूबा मुफ्ती हो और कई लोग हैं, जिस तरह के बयान जो आए हैं, मैं हार्ट ऑफ हार्ट्स, दिल की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये हाँ, तो जब मैंने ये फॉल्ट लाइन की बात की सर मैडम, तो जब आपका 3/4 कंट्री आपके खिलाफ हो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हाउ कैन योर न्यूक्लियर वेपन्स बी सेफ? जब आपका 3/4 कंट्री आपके खिलाफ हो, तो हाउ कैन योर न्यूक्लियर वेपन्स इंश्योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी? आप एग्जिस्टेंस की बात कर लो। वो कहते हैं ना कि उन्होंने कुछ रेड लाइन्स बना रखे थे कि हम पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा, तो हम न्यूक्लियर वेपन से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स का अंदर से ही खतरा हो गया। बिकॉज़ थ्री फोर्थ ऑफ पाकिस्तान डज़ नॉट, मतलब वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ हो गया है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पर जो आप जिहाद कर रहे थे, अब उनके खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ इन्होंने क्या बलूचिस्तान को रेडिकलाइज करने की कोशिश नहीं की? फजलुर रहमान ने कितने वहां पर वो सब मदरसे फदरसे, बहुत हजार, मतलब लाखों कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। क्या उन्होंने यहाँ सिंध में नहीं कोशिश की? पश्तून को तो कहीं का नहीं छोड़ा। उनके बच्चों को इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स बना दिया, उनको ड्रग एडिक्ट्स बना दिया इन्होंने। तो सवाल फिर से मैं कहता हूं कि जब आपका 3/4 कंट्री आपके खिलाफ हो, तो आपका न्यूक्लियर वेपन्स कैसे सेफ रख सकता है? तो टारगेटिंग तो उनका आसान हो जाता है ना मैडम। फिर तो इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं रहेगी ना मैडम। इससे ज्यादा मैं खुल के इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन आपको मैंने एक बात बता दूं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो क्या कहता है? दैट इज फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। वो कहता है, उन्होंने कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की है कि अगर आपने हमारे किसी मेजर सिटी को अगर क्षति पहुंचाई या कब्जा करने की कोशिश किया, तो हम, आपने कभी भी क्षति पहुंचाई, तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा, उसका है कि अगर आपने इंडस वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की या ट्रीटी के साथ, तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा, उसका जो तीसरा रेड लाइन है कि अगर कराची को आपने हार्बर को कोई क्षति पहुंचाए और इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया, तब हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। और चौथा उन्होंने उनका रेड लाइन था कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को एंडेंजर किया, तब हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। अब ये 4 रेड लाइन्स में मैडम। सर बचेगा क्या? मैं ये जानना चाह रही जी, थी। उन्होंने सब कुछ तो कवर कर दिया, बचा क्या? मतलब वही कह रहा न्यूक्लियर ना वी, हथियार यूज़ करोगे, कोई भी बहाना लगा के आप यूज़ करोगे। नहीं नहीं, मेरा कहना है वी क्रॉस्ड ऑल द रेड लाइन। वी
एटलीस्ट 2-3 तो रेड लाइन हमने क्रॉस कर दिया ना मैडम। तो फिर तो तुम्हारा ब्लफ गया ना। और हाँ, मुझे तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देयर न्यूक्लियर, आपको भी मालूम है ये, आपने बहुत सारे दूसरों के साथ भी प्रोग्राम किया है ये, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल हैज बीन हिट। और मुझे याद है मैडम, मैं एक ऑफिसर है आर्मी में, तो हिज फादर वाज द कोर कमांडर जब हिंदुओं का पलायन हुआ था। ठीक है, वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और वेरी क्लोज टू द, कभी निजाम के फौज वौज में भी वो लोग थे। ही वॉज द कोर कमांडर जब हिंदुओं का पलायन, उनका बेटा भी फौज में था। तो एक क्लॉज में एक सेमिनार हो रहा था, तो वो सेमिनार था सेफ्टी ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स पे। आज से मुझे लगता है 10 साल पहले की बात है। नाउ दिस gentleman, he left army and he became a lecturer or something in जामिया मिलिया यहाँ पे। तो जब लोगों ने कहा, तो उसका कमेंट था कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाना जानते हैं, तो वो उसको बचाना भी उसका सेफ्टी को भी वो ध्यान देना जानते होंगे। तो मैंने कहा कि बात है कि अगर वो बनाते तो कोई बात भी होती। ये तो चोरी से उन्होंने सारा कुछ हासिल किया। जो चीज आप चोरी से बनाएंगे, उसका क्या एंड्योरेंस होगा और उसकी क्या हिफाजत होगी। चोरी का माल तो चोरी से ही निकल जाता है ना मैडम फिर। तो ये हमारे यहाँ माइंडसेट थी। दूसरा मैंने जो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमने इनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे, या जो एंट्री और एग्जिट गेट पे हमने हमला किया है, वो बिना और भी बाहर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोऑपरेशन के बिना संभव नहीं है। और आपसे ये बातचीत तो हो चुकी है कि आखिर कौन नहीं है चिंतित पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। अमेरिकन तो है ही, अरब कंट्रीज भी है। पाक न्यूक्लियर वेपन्स कंबाइंड विद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कितना डेंजरस हो जाता है। रशियन चिंतित हैं कि भाई उनके जो बैकयार्ड है सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिसका अफगानिस्तान से उसको लिंक करके देखें, उस पर क्या असर पड़ेगा। जापानीज, वन Japanese feel threatened because there is cooperation, nuclear cooperation between North Korea, nuclear cooperation between North Korea and Japan. Nobody wants Pakistan's nuclear weapons except for China. And because the Chinese are interested in the safety and security of Pakistan's nuclear weapons, it gives all the more reason to the world powers to dispossess, oblique destroy Pakistani nuclear weapons. तो मैं आपको ये बता दूं कि अ, अ, ये बिना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है। अब बहुत सारे लोग बहुत चीज बोलते हैं, ट्रंप ने ये, भाई ट्रंप ने क्या क्या बोल दिया मैडम, क्या बोला उसने। आपने जब ठोक दिया, थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए आप।
जेडी वांस थे यहाँ पे, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, स्पेशल जहाज से आया था। उसके रहते-रहते पहलगाम के बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया आपने। किसने ब्रोकर किया था वो? वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक रीड अमेरिका। एक तरह से कितना बड़ा डिप्लोमेटिक इंसल्ट था, लेकिन कुछ नहीं। ही हैड नो एंग्जायटी, ही हैड नो कंसर्न। लोग पूछते रह गए, आपको बोला हमको इससे कुछ लेना-देना नहीं। आप सोचिए, अगर बाइडेन की सरकार होती और ऐसा हुआ होता तो उसका वाइस प्रेसिडेंट उसी समय यहाँ से वुड हैव लेफ्ट द इंडियन सॉइल इन हाफ हाफ। वो तो घूमते रहे अपनी पत्नी के साथ ताजमहल और कहाँ-कहाँ, मतलब जहाँ भी। देन ही गोज़ टू यूएसए। वहाँ भी लोगों ने पूछा। फिर उसने कहा कि हमारा कोई इससे लेना-देना नहीं। अब होता क्या है कि जब हमने ठोक दिया अच्छे से 10 तारीख को, तब शहबाज शरीफ ने फ़ोन उसने मीटिंग बुलाई 4 बजे सुबह कि 6 बजे मीटिंग कर ली। कुछ तो हुआ होगा। और फिर साढ़े 7 बजे ट्रंप ने, यानी कि बिस्तर से उठने के साथ चाय-वाय पीने के बाद उसने पहला ट्वीट किया इसके बारे में। और उसने क्या कहा? जब सब कुछ हो गया तब उसने बोला कि भाई ऐसा है कि हम सीज़ फायर का ये करेंगे। आज तो उसने ये भी कह दिया कि मैंने कहाँ कहा सीज़ फायर मैं वो करूँगा। मैंने कहा कि कोशिश वो करूँगा। रशिया यूक्रेन के भी उसमें ये क्या। फिर उसने कहा कि ठीक है, आईएमएफ का था तो आईएमएफ का प्रोसीजर कुछ बहुत अलग से होता है। एनीवे, वो हमारे यहाँ एक वो है ना कि कई जगह होता है कि अच्छा थोड़ा पीट लो तब मैं आके इंटरवीन करूँगा जब अच्छे से पीटोगे तो। कि भाई कि क्यों आपस में लड़ रहे हो यार तुम लोग दोनों, हैं? हाँ, बट 10 मिनट पीट लेना तब 11वें मिनट में मैं आऊँगा, ठीक है? तो वो भी होता है, ठीक है? तो ये दुनिया को आप अ you think Israelis feel less threatened from Pakistan's nuclear weapon than ये? ऑलरेडी हमारे सब कॉन्टिनेंट में कश्मीर को लेके अदरवाइज हमास फैक्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। वो हमास के लीडर्स आए थे ना पीओके में। हाँ, फ़रवरी 5। अब जी, अब दूसरा क्या है ये कि देखिए मैडम, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो अ, उपलब्धि रही इस शॉर्ट पीरियड में, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, यू कॉल इट वॉर और यू कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट, एक डायमेंशन हमको दिखाया था। एक 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 डायमेंशन हम इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने कारगिल में, पाकिस्तानीज़ ने। एक फिर दूसरा डायमेंशन दिखाया था मैरीटाइम जिहादी टेररिज्म का 26/11 में। हमने इनको एक वो सब लोकलाइज़ था, वो सब लोकलाइज़ था। इस बार हमने उनको भी एक डायमेंशन दिखा दिया कि पूरी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान वी हैव टारगेटेड। कोई चीज़ सैंक्टिटी कुछ चीज़ की नहीं है। और मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहता हूँ, इट इज़ रिवॉल्यूशनरी। ये दुनिया में इसकी मिसाल होगी। इसलिए मिसाल होगी कि ये पूरी लड़ाई हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से लड़ा है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बता दूँ कि हमने पूरा इसमें इंडिजिनस जो कंपोनेंट था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो कहीं मतलब इट वाज़ ओवरवेलमिंग।
आपके जो अगर ये नाविक नहीं होता आपका जीपीएस, तो ये रिजल्ट संभव नहीं थे। बाकी आपने एयर डिफेंस वगैरह से जी, नाविक उनका वो ये 1.5 मीटर एक्यूरेसी, जीपीएस कहीं खड़ा नहीं होता है। नाविक डिड द बेस्टेस्ट ऑफ द जॉब। हाँ, तो वो है। और उसके बाद एक जो मैं आपसे बहुत एक वो शेयर कर रहा हूँ सीक्रेसी। तो आपको मालूम है ये टाइम्स नाउ में भी चलाया गया था इसको। अ, जो मीटिंग्स हुई वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में नहीं हुई। 10 प्लान्स वर प्रिपेयर्ड। 10 प्लान्स वर प्रिपेयर्ड। और ये 10 प्लान्स जो क्या है कि यू कैन नॉट प्रिपेयर इट ओवर मैटर ऑफ 2-3 डेज। यानी कि जो उसके आउटलाइंस थे वो पहले से तैयार थे और होने भी चाहिए हर देश के पास कि हमको किस कॉन्टिजेंसी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो 10 प्लान में से गायत्री जी अ, हाँ, ये जो पूरी मीटिंग हुई एक सेफ हाउस में हुई, जिसका जहाँ कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था। ठीक है। और इस 10 प्लान में से 3 प्लान सिलेक्ट हुए और ये 3 प्लान में से अ, 3 प्लान सेलेक्ट हुए। फिर आखिरी 2 घंटों में इसको एक प्लान सेलेक्ट किया गया उसमें से 3 प्लान में से। और जस्ट 1 घंटे पहले उस प्लान को भी चेंज कर दिया गया। सो दिस इज हाउ सीक्रेसी वाज इंश्योर्ड। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अ, अभी तक ये देखा गया है कि बहुत जगह होता था कि हमारे यहाँ कोई चीज प्लानिंग होती थी विद इन 48 आवर्स, 72 48 आवर्स इट इज टू लैंड अप इन पाकिस्तान। ठीक है ना, एट द हाईएस्ट ऑफ लेवल्स। और आप इसमें किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, किसी पर नहीं। कौन उसमें से एक है जिसके कोई प्रेशर में है या कौन किसी कारण से कहीं ना कहीं से मतलब भाई अगर इंटेलिजेंस गलती से एजेंसीज लीक जो है हो जाता है। हाँ, तो ये जो लास्ट मिनट में जो बदला इन्होंने, सो एवरीथिंग वेंट उनको कुछ हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या। सो नाविक एंड सीक्रेसी एंड ऑफ कोर्स जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई, इंडिजिनस ये। और सबसे बड़ा अगर इसमें एक अ, इन सबका बड़ा योगदान था, सभी का ये था। बट आई मीन स्पेशल रिगार्ड्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल। क्या था ना मैडम, देखिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ना क्या है कि आप किसी डिप्लोमेट को एनएसए बनाते हो ना, तो उसका इंस्टिंक्ट अलग होता है। उसका इंस्टिंक्ट होता है कि मैंने ग्लोबल स्टेज पर उसको ये कर दिया, मैंने ग्लोबल स्टेज को पाकिस्तान को मतलब डिफेम कर मतलब उसको नंगा कर दिया। उससे काम नहीं चलता है। सो आई डोंट ब्लेम देयर, दे आर आल्सो आई मीन वेरी प्रोफेशनल पीपल, बट इंस्टिंक्ट अलग होता है। एक एक इंटेलिजेंस के आदमी को जो कि पाकिस्तान में 6 साल इनकॉग्निटो जिसने ऑपरेट किया हो, उसका इंस्टिंक्ट अलग होगा। पहली बात तो अगर कोई 6 साल पाकिस्तान में अगर इनकॉग्निटो ऑपरेट करता है मैडम, ही डिजर्व 6 परमवीर चक्र। So this cannot have been possible without this without our national security advisor Mr. Ajit Doval. Thanks. मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करने की कोशिश की मैंने। जी।
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।